हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल। और मैंने सोचा कि क्यों ना जेई मेंस के पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन डाले जाएं। वैसे तो सॉल्यूशन बहुत सारी जगह मार्केट में अवेलेबल हैं, पीडीएफ फॉर्म में भी हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी जगह पर भी हैं और अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस भी हैं काफ़ी। पर मुझे लगता था कि शायद बच्चे किस तरह से पेपर के दौरान अटैम्प्ट करे उसको ये भी शायद समझ में आना चाहिए सॉल्यूशन देखते टाइम। तो इसी तरह से मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। जैसे स्टूडेंट को 1 घंटे का समय मिलता है पर सब्जेक्ट मेंस के एग्जाम में, तो 1 घंटे में वो कैसे क्वेश्चंस को डील करे। क्या क्वेश्चंस सही में पुराने सालों में, पिछले 2-3 सालों में ऑनलाइन पेपर जो होते हैं वो टफ आते हैं या इजी आते हैं, या कितने टफ कितने इजी, वो सारी बातें देखने की कोशिश करेंगे। और तो स्टार्ट करेंगे अपन जेई मेंस 2021 का जो सबसे पहला पेपर था, 24 फरवरी, शिफ्ट 1, है ना। पहले अपन जेई मेंस 2021 के सारे पेपर्स करेंगे, फिर उसके बाद 2020 के करेंगे, देन 2019 के करेंगे। इस तरह से सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे। और एक बार जब ये जेई मेंस का एग्ज़ाम तक मैं कोशिश करूँगा कि सारे सॉल्यूशन डालूँ, उसके बाद फिर अपन एडवांस की प्रैक्टिस के लिए एडवांस के पेपर्स को भी अटैम्प्ट करना सीखेंगे। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट इतनी सी है कि सीधे सॉल्यूशन को नहीं देखना है। अगर आपने ये पेपर अटैम्प्ट नहीं किया है तो पहले पेपर अटैम्प्ट करो, उसके बाद आके फिर सॉल्यूशंस की हेल्प से देखो कि किस तरह से ट्राई करना चाहिए। बेसिक फॉर्मूले अच्छी तरह से आने चाहिए, है ना, बेसिक कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए, तो आपको पेपर बहुत सिंपल लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। टाइम अभी हो रहा है 6:27, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन कैपेसिटर पर बेस्ड, बहुत ही सिंपल। ये बोल रहे हैं कि इफ टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स कैसे हैं, आइडेंटिकल, देखो लिखा हुआ है ना, वंस कनेक्टेड इन सीरीज, अगर मैंने सीरीज में लगाया, सी और सी मान लेते हैं आइडेंटिकल्स का, तो इक्विवेलेंट बोल रहे हैं C1 आया। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, सी और सी सीरीज में होंगे तो इक्विवेलेंट कितना बनेगा, C/2। अगर उनको पैरेलल में लगाया तो इक्विवेलेंट बोल रहे हैं C2, पैरेलल में कितना बन जाएगा, 2C। क्वेश्चन में पूछा है C1/C2, 1/4। इससे सिंपल सवाल तो नहीं मिल सकता यार, है ना। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मतलब मुझे लगता है कि जिसने भी नॉर्मल पढ़ाई भी की है, चाहे कोचिंग की हो या घर बैठ के पढ़ाई की हो, ये सबका सही होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर बेस्ड, और सिंपल क्वेश्चन है। इसमें भी बेसिक एक छोटा सा फॉर्मूला यूज में आ रहा है कि क्या आपको किसी पॉइंट चार्ज के कारण स्पेस के किसी पॉइंट पर वेक्टर फॉर्म में लिखना आता है, नहीं आता इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन मान सकते हैं, बहुत जरा सा, कोई ज्यादा नहीं है। सारे कॉर्नर्स पे चार्जेस रखे हुए हैं उन्होंने पूछा है कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। अब इतनी सी समझदारी दिखानी है कि ये जो इस एंड पर चार्ज है ना, ये बाकी चार्जेस से डिफरेंट दिख रहा है साफ साफ। तो ये सोच सकते हैं कि इस सिरे पर, इस वाले एंड पर मैं थोड़ी देर के लिए -Q+Q, अभी भी मैंने चार्ज को चेंज नहीं किया, टोटल चार्ज अभी भी उस जगह पर -Q रखा हुआ है, ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ। अब ये जितने भी +Q हैं, देखो ढंग से, ये +Q, ये वाले 7 चार्जेस और ये वाला +Q, इन सबके कारण तो सेंटर पे बाय सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगा। तो इफेक्टिवली अगर मैं देखूं तो ऐसा दिख रहा है अपन को, यहाँ पर ये -Q और -Q, यहाँ पर एक तरह से -2Q पॉइंट चार्ज के कारण सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आना है। अब किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पोजीशन, जिसका पोजीशन वेक्टर r वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R³ टाइम्स r वेक्टर। बस इतना सा पता होना चाहिए आपको कि इस जब वेक्टर फॉर्मूले में इसमें वैल्यू पुट करेंगे चार्ज की, तो साइन के साथ करते हैं, विद साइन, नहीं तो गलती होने के चांसेस होते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं, देखो k है 1/4πε0। आर वेक्टर में लिख सकता हूँ आराम से, सेंटर के कोऑर्डिनेट आप समझ सकते हो, a/2 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 होंगे। तो पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, a/2 i कैप प्लस a/2 j कैप प्लस a/2 k कैप। मैं फिर भी थोड़ा सा अपनी पेस को कम करते हुए सॉल्व कर रहा हूँ। बिल्कुल ही स्टूडेंट की तरह सॉल्व करूंगा तो हो सकता है कि बिल्कुल ही कचरा हो जाए ये सब कुछ। मैं तो सॉल्व कर दूंगा पर वो दिक्कत आएगी समझने में आप लोगों को। और इस आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो निकाल सकते हैं अपन आराम से, कितना हो जाएगा, √3 टाइम्स a/2, है ना। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। आर वेक्टर हो गया, a/2 कॉमन ले लूँ, क्या बचेगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और नीचे आर के मैग्नीट्यूड का क्यूब, तो 3√3 a क्यूब, और वो 2 का क्यूब 8 ऊपर चल जाएगा। यहाँ से साफ दिख रहा है कि इस वाले 2 से, अच्छा चार्ज की वैल्यू रखना भूल गया, -2Q है ना, तो चार्ज की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, -2Q। ठीक, इस वाले 2 से 2 कट जाएगा, इससे ये 2 टाइम्स कटेगा, तो ऊपर 2 आ रहा है, नीचे 3√3 आ रहा है, और माइनस का साइन भी आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर पर बेस्ड क्वेश्चन आगे देखो। इफ इंक्रीज इन इमिटर करंट मतलब डेल्टा आई ई गिवन है 4 मिली एम्पियर, करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन बेस करंट सॉरी कलेक्टर करंट डेल्टा आई सी कितना गिवन है 3.5 मिली एम्पियर। क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड बीटा। तो आपको बेसिक फॉर्मूला इसमें भी आने चाहिए। आप देख सकते हो लगातार लाइन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड हैं। सबसे पहले तो अल्फा निकालेंगे। अल्फा क्या होता है? करंट गेन होता है। और किस तरह के ट्रांजिस्टर में? कॉमन बेस में। ये क्या होता है? डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई। सही बात है। तो डेल्टा आई सी कितना है 3.5, डेल्टा आई ई कितना है 4 मिली एम्पियर। ये कितना आ जाएगा अपने पास? 5 से 7 बार कटेगा 7/8। पर बीटा पूछा है। बीटा होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। सही बात है। अच्छा मैंने वो शायद गलत बोल दिया था। अल्फा जो था वो था करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, है ना। और बीटा जो होता है वो होता है करंट गेन इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं बीटा का जनरल फॉर्मूला लिख के बताऊं तो वो होता है कॉमन इमीटर के अंदर। इमीटर कॉमन है तो आउटपुट कलेक्टर पे लेंगे और इनपुट बेस पर देंगे। ये होता है। और ये भी आपको पता होगा डेल्टा आई सी इक्वल्स टू डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई ई होता है। या कुछ बच्चे इसको ऐसे याद रखते हैं सीधे सीधे, आई सी इक्वल्स टू बेस करंट प्लस इमीटर करंट, है ना। तो इन फॉर्मूले को यूज में लेके आप आराम से बीटा का फॉर्मूला बना भी सकते हैं, पर सजेशन ये है कि फॉर्मूला याद रखें। अल्फा बीटा का रिलेशन पहले भी पूछा हुआ है, यहाँ से आप बीटा निकाल सकते हैं। अल्फा कितना है 7/8 और ये 1 माइनस 7/8, ये कितना आ जाएगा 7। इट मीन्स आंसर हो जाएगा ये वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वेव ऑप्टिक्स पर बेस्ड, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पर बेस्ड सिंपल सा क्वेश्चन। इन्होंने बोला है कि दो स्लिट्स जिनकी विड्थ का रेशियो 1:3 है, और ये साफ साफ लिखा हुआ है इट्स गिवन दैट एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू विड्थ। मतलब यहाँ से जो लाइट स्क्रीन पर पहुंचेगी अगर उसका एम्पलीट्यूड ए है तो W2 जिसकी विड्थ 3 गुना थी उसके करस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड 3 होगा। आई मैक्स बाई आई मिनिमम, फिर वापस से बेसिक फॉर्मूले। आई मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। और आई मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है? √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। यहाँ से आप देख भी सकते हो, है ना। ठीक है। और एक सेकेंड, अब I1 I2 पता चलने चाहिए। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है ए स्क्वायर के, है ना। इसका मतलब मैं I1 को बोल सकता हूँ सम कांस्टेंट टाइम्स ए स्क्वायर इसके करस्पॉन्डिंग, और दूसरी वेव की इंटेंसिटी इतनी। ठीक है। बस इसके अंदर आप फॉर्मूले पुट करके रेशियो निकाल लो, आई मैक्स बाय आई मिनिमम। अगर मैं I1 को आई नॉट मान लूँ तो ये दूसरा वाला 9I0 हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ से आएगा √I0, यहाँ से आएगा √9I0, तो वो 3, तो 4 टाइम्स √I0 ये बनेगा इसका स्क्वायर। सही बात है। डिवाइड बाय I1 माइनस I2, तो ये तो है अपना √I0, वो है रूट के अंदर 9I0, तो वो 2 टाइम्स √I0 बनेगा उसका स्क्वायर। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? ऊपर 16 आएगा नीचे 4 आएगा, तो 4:1। इट मीन्स आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3। ये भी सिंपल क्वेश्चंस की कैटेगरी में माना जाएगा अगर हमको बेसिक आइडिया है चीज़ों का। नेक्स्ट आते हैं एसएचएम पर बेस्ड क्वेश्चन। इफ a small block of mass m is gently placed on capital M when it is passing through its mean position, जब मोशन के दौरान ये कैपिटल M जो है ना ये मीन पोजीशन से पास हो रहा था, मान लो इधर की तरफ जा रहा था, हमने बहुत धीरे से इसके ऊपर एक छोटे मास स्मॉल m वाले ब्लॉक को रख दिया और ये मान के चल रहे हैं कि वो इससे स्टिक हो जाएगा। इनको लिखना चाहिए पर बाय डिफॉल्ट ऐसा मान के चलना है। तो फाइंड इट्स न्यू एम्पलीट्यूड। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एसएचएम के बेसिक फॉर्मूले प्लस मोमेंटम कंजर्वेशन पर, है ना। देखो जब हमने स्मॉल m को नहीं रखा था ना तो इस कैपिटल M का मोमेंटम था इसका मास इनटू इसकी वेलोसिटी। ये मीन पोजीशन से पास हो रहा लिखा हुआ देखो। तो मीन पोजीशन पे एसएचएम में स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? ए ओमेगा होता है। तो मान लो इसका इनिशियल एम्पलीट्यूड ए था जो कि दिया भी हुआ है ये, इनटू ओमेगा। तो टाइम पीरियड आप जानते हो स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए 2π√m/k। तो ओमेगा कितना होगा? रूट के अंदर k/m। जब अकेला m था तब की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ m आएगा, है ना। टोटल मास मत लिख देना m प्लस स्मॉल m। ये इनिशियल मोमेंटम है सिस्टम का, इक्वल्स टू इसको रखने के तुरंत बाद मान लेते हैं सिस्टम की जो नई वेलोसिटी है वो v हो जाती है, ऐसे अज्यूम कर लिया मैंने। और वो नई वेलोसिटी को मैं फिर से लिख दूंगा a न्यू इंटू ओमेगा न्यू, क्योंकि मीन पोजीशन के जस्ट बाद की बात चल रही है ना। तो देखना रखने के जस्ट बाद सिस्टम का मोमेंटम लिखते हैं टोटल मास ऑफ सिस्टम इनटू सिस्टम की
वेलोसिटी, ये वेलोसिटी को लिख सकता हूँ मैं ए न्यू, जो कि मुझे पता करना है, इनटू ओमेगा न्यू, वापस से रूट के अंदर के बाय एम, एम बोले तो टोटल मास एम प्लस एम। ठीक है, यहाँ से आप आराम से सॉल्व करके ए न्यू निकाल सकते हैं, ए न्यू। तो ये रूट वाली टर्म यहाँ पर रूट आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगी, है ना, रूट के से रूट के उड़ा दो, यहाँ पर ये रूट आ जाएगा, तो ए न्यू कितना आ जाएगा आपके पास, रूट ऑफ एम अपॉन एम प्लस एम टाइम्स पुराना एम्पलीट्यूड, ये आंसर है। इसका मतलब आंसर है ऑप्शन नंबर 1। चलो आगे बढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स पर बेस्ड कुछ बच्चे ग्राफ से डरते हैं, जबकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है एंड वी हैव टू चूज एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। ये तो सब जानते ही हैं, एक्सेलेरेशन dv बाई dt होता है, और vt ग्राफ में dv बाई dt का मतलब क्या होगा, स्लोप। तो स्लोप देखो, शुरू में स्लोप नेगेटिव है पर कांस्टेंट है, तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव और कांस्टेंट होगा, ये रहा। फिर स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट है, तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट होगा। एक ही ऐसा ग्राफ है, तो ऑप्शन नंबर 3, बहुत सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। टू स्टार्स आर रोटेटिंग अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास, ये पूरा सिस्टम जो है 2m मास और m मास का सिस्टम, इनके कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये भी ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, वो भी ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ मास m, स्मॉल m जो है, इसका टाइम पीरियड बताना है। फिर से मैं यही कहूंगा, ग्रेविटेशन पर बेस्ड डबल स्टार सिस्टम का क्वेश्चन है, और वापस से फॉर्मूला बेस्ड। हम चाहे तो डेरिवेशन भी कर सकते हैं, लेकिन फिर बात वही है कि हमारा टारगेट ही है कि एग्जाम में हम किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, तो डायरेक्ट आपको यहाँ भी फॉर्मूला याद होना चाहिए। टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर, और डी क्यूब, डी मतलब दोनों स्टार्स के बीच का सेपरेशन, अपॉन जी इंटू एम टोटल। ये तो आपको याद होगा ना, केपलर्स लॉ में अगर एक पार्टिकल फिक्स्ड सेंटर के अबाउट सर्कुलर ट्रैक पर घूमता है, केपलर्स टाइम पीरियड वाले लॉ की बात कर रहा हूँ, तो फॉर्मूला ये होता था टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यू बाई जी एम। तो डबल स्टार सिस्टम के लिए आप इसको इस तरह से याद रख लो कि ये आर की जगह क्या आ जाता है, डी, डी का मतलब दोनों स्टार्स के बीच का ये सेपरेशन, दैट इज डी। और नीचे जी एम, यहाँ केपलर्स लॉ में ये होता था सन का मास, यहाँ पर आता है एम टोटल, मतलब सिस्टम का टोटल मास। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ डी क्यूब, देख सकते हो आप, डी तो डी है, दोनों स्टार्स के बीच का सेपरेशन, जी टाइम्स टोटल मास कितना है, 3m। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के लिए मैंने पहले से ही कुछ लिख के रखा है, ताकि आप इसको याद रखो। इलास्टिसिटी के अंदर कुछ रिलेशंस हैं, ये रिलेशंस हमको याद रखने चाहिए। बहुत रेयर चांस है इस पे क्वेश्चन पूछे जाने के, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाएगा तो फिर जिसको रिलेशन याद होगा वही करके आ सकता है इसको, वहां पर डेरिवेशन करने नहीं बैठ सकते इन चीज़ों के। तो इन्होंने यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बीच में 4 रिलेशन लिखे हुए हैं। आप देख सकते हो, मैंने भी लिखे हुए रिलेशन। मैंने यंग्स मॉडुलस, है ना, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और बल्क मॉडुलस को ये के बोल रहे हैं, मैं बी बोल रहा हूँ, इसको मैं बी से डिनोट कर रहा हूँ। इस तरह के रिलेशन लिखे हुए हैं। और सिग्मा ये है पॉइजन्स रेशो, तो इनके बीच के रिलेशन है। आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 जो है, अरेंज करके देख लेना, ये कहाँ से आएगा देखो आप, ये के मतलब मेरे सिंबल्स में बल्क मॉडुलस, ठीक है, और यंग्स मॉडुलस तो दे ही रखा है इन्होंने, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, है ना, ये जो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इस वाले फॉर्मूले को आप ढंग से अरेंज करके देख लीजिए, तो यहाँ से आपके पास बल्क मॉडुलस आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है। पूछा है कि हमको Vx और Vy मतलब x और y के पोटेंशियल डिफरेंस का मॉड बताना है, वैल्यू बतानी है इसकी, है ना, मॉड लगाते हुए। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पूरा सिस्टम एक लूप वाला सिस्टम है। तो 6 वोल्ट 4 वोल्ट नेट करंट का फ्लो ऐसे होगा, क्योंकि 6 वोल्ट बड़ा सेल है, नेट करंट लिख लेते हैं। टोटल ईएमएफ इस पूरे लूप का हो गया 2 वोल्ट, और सारे रजिस्टर ये 8 और 2 वाले सीरीज में होंगे, तो टोटल रेजिस्टेंस टाइम करंट कितना आएगा, 0.2 एम्पियर। अब आपको पता होगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बेसिक जंप करने वाला मेथड आता होगा ना, जैसे यहाँ का पोटेंशियल वी वाई है। अब यहाँ से मैं जंप करता हुआ यहाँ पहुंचूंगा, फिर यहाँ आऊंगा, फिर यहाँ से यहाँ जाऊंगा, फिर यहाँ से बस एक्स तक जाना है ना, यहाँ तक जाएंगे। तो देखना वाई वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, वी वाई। करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है इधर की तरफ, तो रजिस्टर पे जंप करना है, तो जहां से करंट एंटर हो रहा है वहां प्लस लगा लेंगे, माइनस लगा लेंगे। तो -8 इंटू फ्लो होने वाला करंट, अभी आई से डिनोट कर देता हूँ। ये जो लिखा है मैंने, ये कहाँ पर पोटेंशियल है, इस पॉइंट का पोटेंशियल। अब सेल को जंप करेंगे तो इसमें -4 कर दूंगा, ये जो आएगा ये एक्स पॉइंट पर पोटेंशियल आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर लो, वी वाई माइनस वी एक्स
इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4 प्लस 8 इंटू आई, 4 प्लस 8 इंटू आई है 0.2, तो कितना हो जाएगा 5.6 वोल्ट। आ गया आंसर। उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था वी एक्स माइनस बी वाई, वी एक्स माइनस बी वाई वैसे माइनस 5.6 आएगा पर वो मॉड के साथ पूछ रहे हैं ना, इसलिए आंसर ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहे हैं कि वर्क इक्वल्स टू एल्फा इंटू बीटा स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एल्फा के टी। कुछ बच्चे हो सकता है देखते भयंकर घबरा जाएं कि सर ये तो हम जानते ही नहीं फॉर्मूला कहाँ से आया, ये तो पढ़ाया नहीं हमको, पर ये यूनिट डायमेंशन का सवाल है, क्वेश्चन की लैंग्वेज से देख रहा है, डायमेंशन ऑफ बीटा। इतना आइडिया आपको होना चाहिए सिर्फ कि वर्क इक्वल्स टू, इधर देख लेते हैं ना, वर्क इक्वल्स टू जो लिखा हुआ है, ये जो पूरा फंक्शन होता है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, डायमेंशनलेस है ना, इसका मतलब ये तो डायमेंशनलेस हो गया। तो अल्फा की डायमेंशन इनटू बीटा स्क्वायर की डायमेंशन वर्क की डायमेंशन होगी, वर्क मतलब एनर्जी, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना वर्क की डायमेंशन है जूल। जूल का मतलब एनर्जी हो गया, एनर्जी कोई सी भी ले लो आप, हाफ एम वी स्क्वायर से देख लो, तो एम मतलब मास, वी मतलब लेंथ बाय टाइम उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू एल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेंगे अभी कहीं से, और बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला जो भी होगा उसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, ये तो डायमेंशनलेस है ही से। अब बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है इन्होंने, तो एक काम करते हैं अल्फा की डायमेंशन निकालने की कोशिश करते हैं इस चीज से कि ई रेस टू पावर में ये पूरा फंक्शन ये वाला डायमेंशन लेस है, तो इसका मतलब इसकी पावर ये भी डायमेंशन लेस होगी, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एल्फा के टी, ये पूरा जो है ये कैसा है डायमेंशन लेस, ठीक है। और ये बेसिक जो x का मतलब लेंथ ही होना चाहिए, कुछ नहीं बता रखा तो, है ना, तो इसको देखो आप, x मतलब लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। अल्फा की डायमेंशन पता करनी है, अल्फा को उधर ले जाते हैं, इधर बचा के टी, इधर हो गया डायमेंशन ऑफ अल्फा, सिर्फ अल्फा से डिनोट कर रहा हूँ। के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टी है टेम्परेचर। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला याद है जो के टी का डायमेंशन सीधे सीधे बता दे? अगर आपको याद हो, के टी जो थर्मोडाइनेमिक्स में हम पढ़ते हैं ना कि एनर्जी जो होती है वो F/2 kT होती है किसी एक मॉलिक्यूल की, F डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर गैस की है तो एक मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी होती है, तो kT की डायमेंशन आपके पास सीधे सीधे यहाँ से दिख जाएगा, एनर्जी वाली डायमेंशन है ना, तो kT की जगह मैं एनर्जी लिख सकता हूँ, एनर्जी को वापस वैसे ही मास हाफ एम वी स्क्वायर से लिख देते हैं ना, तो m की पावर 1 और v स्क्वायर मतलब L/T का स्क्वायर, ये हो जाएगा, इससे उड़ा दो। अल्फा की डायमेंशन आ गई टी स्क्वायर बाय एम वाली, अब यहाँ आ जाओ, अल्फा की डायमेंशन आ गई टी स्क्वायर बाय एम वाली, इस पूरे को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर इधर आकर एल स्क्वायर और टी की पावर -4, ठीक है। और ये जो पूरी टर्म आ गई ना ये बीटा के डायमेंशन का स्क्वायर है, तो इसमें हर तरफ पावर को हाफ कर देते हैं, तो m1 L1 T-2, इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जीना डायोड डायग्राम में गिवन है, वापस सेमीकंडक्टर का दूसरा सवाल इस पेपर के अंदर। जीना डायोड के बारे में जिस बच्चे को सिर्फ इतना सा आइडिया है कि ये रिवर्स बायसिंग में लगा हुआ होता है, आप चेक भी कर सकते हो, सेल का हाई पोटेंशियल एंड इसकी पी वाली प्लेट से कनेक्टेड है, ठीक है। और ये 10 वोल्ट, इसमें जो जीनर वोल्टेज उससे ज्यादा है, इसका मतलब इसमें ब्रेक डाउन हो चुका होगा। ब्रेक डाउन होने का मतलब कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स फिक्स रहने वाला है 5 वोल्ट का। तो देखो यहाँ 0 वोल्ट अज्यूम कर लेते हैं, 0 वोल्ट 0 वोल्ट, इसके अक्रॉस फिक्स 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो यहाँ 5 वोल्ट फिक्स हो गया, यहाँ 5 वोल्ट फिक्स हो गया, ठीक है। तो सवाल ने पूछा कि 2 किलो ओम रजिस्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, आ गया आंसर, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय 2 किलो एम्पियर में, है ना, मिली एम्पियर में लिखना है, तो 2.5 मिली एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर, थर्मोडाइनमिक्स पर बेस्ड, ठीक ठाक बोल सकते हैं, सिंपल भी कह सकते हैं क्वेश्चन है। साइक्लिक प्रोसेस में पूछा है टोटल वर्क डन बाय गैस, है ना, हमको गैस ने जो टोटल वर्क किया वो कैलकुलेट करना है। तो देखो ए से बी तक बता रखा है कि आइसोथर्मल है, लिखते चलो, वर्क डन बाय गैस इन ए टू बी, आइसोथर्मल के लिए वर्क डन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, एन आर टी एल एन वी फाइनल बाय बी इनिशियल। तो ए से बी तक ले एन आर टी, चाहो तो ए वाले पॉइंट के लिए देख लो पी वी का प्रोडक्ट, या बी के लिए देख लो, बी के लिए देख लेते हैं, तो P है P1, V है 2V1, ये तो NRT हो गया, एल एन वी फाइनल बाय बी इनिशियल 2 हो जाएगा, और लिखा हुआ है P1 V1 NRT के बराबर है, तो कितना आया 2 NRT LN2, ठीक है। B से C तक का आइसोबैरिक प्रोसेस वर्क डन का फॉर्मूला P डेल्टा V या NR डेल्टा T कुछ भी लिख लो,
पी डेल्टा वी से कर लेते हैं। बी से सी तक प्रेशर P1 और डेल्टा वी है -V1, मतलब कि -P1V1, तो -nRT हो जाएगा। सी से ई तक आइसोकोरिक है तो वर्क जीरो हो जाएगा, तो टोटल वर्क, टोटल बस ऐड करना है, तो 2nRT ln2 -nRT, nRT कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, कर सकते हैं बेसिक अगर फॉर्मूले अपन को आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये है थर्मल एक्सपेंशन पर बेस्ड, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। इन्होंने थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है ताकि कुछ बच्चे डर जाएं क्वेश्चन को पढ़ के। साइड ऑफ क्यूब ए, एक क्यूब है, ये क्यूब, इसकी साइड लेंथ ए है। 6 आइडेंटिकल शीट्स, हर शीट एक जैसी है, हर शीट का लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा है। हमने टेम्परेचर को टी से कितना कर दिया, टी प्लस डेल्टा टी, तो बताना है कि चेंज इन वॉल्यूम, तो सीधे सीधे याद होगा आपको, चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, इनिशियल वॉल्यूम गामा डेल्टा टी, बस वैल्यू पुट करनी है। इनिशियल वॉल्यूम कितना था, ए क्यूब, गामा कितना है 3 अल्फा, आइसोट्रोपिक ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे, डेल्टा टी है, तो आंसर आ गया ये वाला ऑप्शन। ठीक है, सिंपल था, सिंपल ही आते हैं मेंस में। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इफ इंटेंसिटी आफ्टर पासिंग थ्रू ए पोलराइड इज 100 ल्यूमन, जैसे कोई पोलराइजर है, इंटेंसिटी पहले समथिंग थी, है ना, ये पोलराइजर हमने लगाया किसी भी तरह का मान लो, इससे जब इंटेंसिटी निकली तो यहाँ पर कितनी थी, 100 ल्यूमन। नाउ दिस सेम पोलराइड इज रोटेटेड बाय 30 डिग्री अबाउट इट्स एक्सिस, देन फाइंड न्यू इंटेंसिटी आफ्टर पासिंग थ्रू इट। ये बोल रहे हैं कि इसी पोलराइड को हमने रोटेट कर दिया 30 डिग्री से, ठीक है, देन तो क्या फर्क पड़ेगा भाई, जैसे जो इनिशियली लाइट आ रही है वो अनपोलराइज्ड है, हम जानते हैं अनपोलराइज्ड लाइट को किसी भी पोलराइजर से पास कराते हैं तो इंटेंसिटी कितनी हो जाती है, I/2। अब अगर ये रिजल्ट इस बात से इंडिपेंडेंट होता है कि इसकी विंडो का ओरिएंटेशन कैसा है। अब जैसा भी ओरिएंटेशन था, मान लो मैंने इसको यहाँ से 30 डिग्री पर घुमा दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे, और ये तो अनपोलराइज्ड लाइट है, ये वाली इस तरह की, इस तरह की, तो जो अगर इंटेंसिटी आई है, क्योंकि वही लाइट आ रही है, वापस से I/2 मिलेगी, तो आंसर 100 ल्यूमन ही होना चाहिए। तो इन्होंने कुछ अमाउंट में वापस से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है बच्चों को। बेवकूफ़ तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा इन्होंने समझदारी से सवाल पूछा है ना, ताकि कुछ बच्चे गलती कर दें इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको अपन एक बार ऐसे हटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ग्रेविटेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, सर्कुलर मोशन का भी थोड़ा सा रोल है। देखो, ये बोल रहे हैं कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस 1 है, मैं आर मान लेता हूँ, 4 पार्टिकल्स हर 1 kg का है, हर एक पार्टिकल में m मान लेता हूँ, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर ऐसे रखे हुए हैं, तो चारों को मिलाएंगे तो एक स्क्वायर बनेगा इस तरह से। ये सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहे हैं चारों के चारों, किसी एक की स्पीड बतानी है। सपोज मैं इसका FBD बनाता हूँ, है ना, इस पर बाकी पार्टिकल्स का अट्रैक्टिव फोर्स ऐसे लग रहा होगा इधर की तरफ, ये सेंटर मार्क कर लेते हैं, सर्कल की रेडियस r है, तो उस पर अगर ये फोर्स F है तो ये भी F हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम डिस्टेंस पर है, ये दोनों सेम डिस्टेंस पे थे, और इसके कारण लगने वाला फोर्स F डैश मान लेता हूँ। तो उस पर नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर कितना आया, देखो F और F का नेट बिल्कुल बीचों बीच आएगा, F√2, तो नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर आया F√2 प्लस F डैश इक्वल्स टू m इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। F√2 का F लिखते हैं, बहुत सिंपल है, G m1m2 डिवाइड बाई ये सेपरेशन, इसका स्क्वायर, तो R का कॉम्पोनेंट R/√2 आएगा, तो टोटल √2R का होल स्क्वायर इंटू √2 ये वाला √2 प्लस F डैश लिख सकते हैं G m1m2 अपॉन इनके बीच का सेपरेशन 2R का होल स्क्वायर इक्वल्स टू mv² अपॉन सर्कुलर ट्रैक की रेडियस। सॉल्व कर लेते हैं, m उड़ा दो, ये कितना हो गया देखो, और मास की वैल्यू 1 kg पुट कर दो, है ना, रेडियस को 1 पुट कर दो, तो ये आ गया अपने पास √2 टाइम्स G अपॉन 2R², R को लास्ट में पुट कर देंगे चलो, प्लस G अपॉन 4R² इक्वल्स टू v²/r, R उड़ा देते हैं और R की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, ऐसे इसको आप अरेंज कर लो, ऑप्शन नंबर 2 आपका आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है ये भी, बेसिक आपको आइडिया सर्कुलर मोशन का, ग्रेविटेशन में किस तरह से हम फोर्स लिखते हैं Gm1m2/r², वो आइडिया सिंपल सा, जैसे आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है, आइसोकोरिक ये तो बेसिक नाम पूछे हैं बस, वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोबेरिक प्रेशर कांस्टेंट, ये लो मैच करा लो, ये वाला मैच हो रहा है, चेक कर लेना। रिलेशन बिटवीन, अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन यार, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। तो ये तो सबको पता है कि फोकल लेंथ जो होती है वो ROC का आधा होती है मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो,
ठीक है, ये भी सिंपल था। अगेन इस बार आरबीडी पर बेस्ड क्वेश्चन। I1 बोल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस आर अबाउट इट्स डायमीटर। तो ये रिंग है ना, मास m रेडियस आर, इसकी डायमीटर के अबाउट, इसको I1 बोल रहे हैं। डायरेक्ट बेसिक रिजल्ट है। तो अगर एक्सिस ये होती है तो एम आर स्क्वायर होता है, तो जो गिवन एक्सिस है वो उसी प्लेन में है, तो एम आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है। I2 क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क ऑफ मास m रेडियस आर थ्रू सेंट्रल एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये होता है एम आर स्क्वायर बाय 2, सबको पता है ये। थर्ड है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस, तो वो एक्सिस के अबाउट, एक्सिस का मतलब बाय डिफॉल्ट ये है, ये सॉलिड सिलेंडर, इसकी ये वाली एक्सिस, तो बिल्कुल डिस्क की तरह रिजल्ट आएगा, एम आर स्क्वायर बाय 2। और I4 क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर थ्रू इट्स डायमीटर, तो सॉलिड स्फीयर का 2/5 एम आर स्क्वायर होता है। सही बात है ना, उसके सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट। अब रिलेशन देखना है अपन को, चेक करते हैं कि एक ऑप्शन I1 प्लस I2, I1 और I2 को जोड़ूंगा तो एम आर स्क्वायर आएगा, और I3 इतना प्लस 5/4 I4, तो एक बार देख लेते हैं ना अलग से लिखकर, 5/4 ऑफ I4 था 2/5 एम आर स्क्वायर, ये कट जाएगा, ये एम आर स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, मतलब सही लिखा हुआ ये ऑप्शन, सही ऑप्शन आ गया। आगे बढ़े। स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर गिवन इज बिलो, वापस बहुत सिंपल, सिर्फ आइडिया होना चाहिए आपको कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप लगाता है, तो वो कौन सी सीरीज वाली लाइन होती है। तो जैसे देखते हैं, ए बी सी के लिए बताना है अपन को, है ना। ये जो है ए वाला देखो, इन्फिनिटी से n बराबर 1 में आ रहे हैं, तो ये तो लाइमन सीरीज की सीरीज लिमिट होती है, तो ए तो हो गया लाइमन सीरीज की सीरीज लिमिट। बी में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं n बराबर 5 से n बराबर 2 में, कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर लेवल से n बराबर 2 में आएगा तो वो बामर सीरीज का स्पेक्ट्रम कहलाएगा। और बामर सीरीज यहाँ पे खत्म होती है, इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करता है, यहाँ से आता तो फर्स्ट लाइन, यहाँ से आता तो सेकंड लाइन ऑफ बाइमर या बामर, यहाँ से आ रहा है तो थर्ड लाइन, तो ये हो गया थर्ड लाइन ऑफ बामर। गंदी राइटिंग है मेरी, पर चलने दो, ठीक है। और ये जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर रहा है, तो n बराबर 3 में आएगा तो लाइमन बामर पास्चन सीरीज, पास्चन में अगर यहाँ से आता तो फर्स्ट लाइन, यहाँ से आ रहा है तो सेकंड लाइन, ऐसा ऑप्शन देखो आप। फर्स्ट था सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन, सही है, फिर थर्ड लाइन ऑफ बामर बिल्कुल सही है, तो आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर 1। स्टेटमेंट 1 ये है, मॉडर्न फिजिक्स मान सकते हो आप। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला सिर्फ अगर आपको पता है h/p होता है, तो स्टेटमेंट 1 तो बच्चों वाला स्टेटमेंट है। ये बोल रहे हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटोन, है ना, प्रोटोन लिखा, प्रोटोन तो एक पार्टिकल है, तो ये फॉर्मूला चलेगा। वेरीज इनवर्सली विद लीनियर मोमेंटम, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो स्टेटमेंट नंबर 1 तो ट्रू हो गया। सेकंड देखें, लैम्डा इंक्रीजेज एनर्जी एंड मोमेंटम इंक्रीजेज, लैम्डा को बढ़ाने पर एनर्जी और मोमेंटम बढ़ते हैं, ये तो गलत है। लैम्डा को बढ़ाएंगे तो मोमेंटम तो कम हो रहा है, मोमेंटम कम होगा तो एनर्जी भी कम होगी, तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, इट मींस ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के बेसिक फॉर्मूले पर बेस्ड, देखो क्या लिखा हुआ है, ए 220 वोल्ट एसी सप्लाई इज गिवन टू द प्राइमरी कॉइल। भाई ट्रांसफार्मर का बेसिक डायग्राम ऐसे बनाते हैं ना, इनपुट वोल्टेज कितना दिया है 220 वोल्ट, ये होती है प्राइमरी कॉइल ये वाली, आउटपुट वोल्टेज कितना मिला 12 वोल्ट, ठीक है। इफ सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स, इधर आउटपुट में एन आउटपुट कितने हैं 24, कितना सिंपल क्वेश्चन है, एन इनपुट पूछा है, आपको इतना आइडिया होगा कि वी आउटपुट बाय वी इनपुट जो होता है वो एन आउटपुट बाय एन इनपुट के बराबर होता है ट्रांसफार्मर के लिए। वी आउटपुट कितना है बच्चों 12, वी इनपुट कितना है 220, एन आउटपुट कितना है 24, एन इनपुट हमसे पूछा है, यहाँ से सॉल्व कर लो 440 आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है यार, देखो आगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रिक्शन पर बेस्ड, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेन इज y इक्वल्स टू x² बाय 4। ये तो शीट का सवाल है, शीट मतलब जो मॉड्यूल हम लोग कराते हैं उसमें बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बच्चे देखते समझ जाते हैं इसको। ये जो पैराबोलिक टाइप का क्रॉस सेक्शन है इस तरह का, फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.5 है, मैक्सिमम हाइट कितनी हम रख सकते हैं ब्लॉक की एक्स एक्सिस से जिससे कि वो इक्विलिब्रियम में रहे। ये तो दिख रहा होगा, जितना मैं नीचे रखूंगा उतना उसके स्लाइड करने के चांस कम होंगे, जितना हम ऊपर रखेंगे, यहाँ रखें यहाँ रखें यहाँ रखें और रखकर छोड़ेंगे तो स्लाइड करने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि वहां पर स्लोप ज्यादा होगी, mg का कंपोनेंट ज्यादा आएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, है ना। क्या क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि, एक बार इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा हटा देते हैं, एक सेकेंड। तो मान लेते हैं कि मैक्सिमम मैं उस m मास को यहाँ रख सकता हूँ। मैक्सिमम बोलने का मतलब है कि बस ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, थोड़ा सा भी मैंने और ऊपर रखा ना और इसको रिलीज करा तो स्लाइड कर जाएगा ये,
तो एक काम करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये एंगल थीटा मान लेते हैं, चुपचाप, ब्लॉक को पता नहीं चलना चाहिए, एक इंक्लाइंड रखा हुआ मान लो, इंक्लाइंड पर ब्लॉक लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में होता है, तो आपको याद होगा एंगल ऑफ रिपोज टेन थीटा म्यू एस के बराबर होता है। इस टेन थीटा को मैं डायग्राम देखते हुए स्लोप ऑफ टेंजेंट बोल सकता हूँ dy बाई डी एक्स, और म्यू की वैल्यू 0.5 है। dy बाई डी एक्स इस फंक्शन से आ जाएगा मेरे पास, dy बाई डी एक्स कितना आएगा, 1/4 बाहर, इसका हो गया 2x मीन्स x बाई टू, x बाई टू आ गया हाफ, x कितना आ गया बच्चों 1। इन्होंने पूछा मैक्सिमम हाइट, ये हाइट पूछी है, जबकि हमने x कोऑर्डिनेट निकाल लिया ये, तो x की वैल्यू 1 उठाओ और यहाँ रख दो, y कितना आ जाएगा 1/4 मीटर, सेंटीमीटर में आंसर बताना है, लिखा हुआ है ना सेंटीमीटर, ठीक है, सिंपल है। अगेन फ्रिक्शन का क्वेश्चन, फाइंड आउट मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप ब्लॉक फ्रॉम फॉलिंग, कम से कम कितना फोर्स तो यहाँ से लगाना ही पड़ेगा अगर ब्लॉक को हम नीचे गिरने से रोकना चाहते हैं। तो देखो, ब्लॉक को नीचे गिराने वाला फोर्स है जो ब्लॉक को नीचे ले जाना चाहता है mg, जी को 10 मानते हुए चल रहे हैं, लिखा हुआ है, तो 5 न्यूटन का mg है। मान लो मैंने फोर्स लगाया ही नहीं, फोर्स नहीं लगाऊंगा तो यहाँ से नॉर्मल जीरो आएगा, नॉर्मल जीरो आएगा तो फ्रिक्शन डेवलप ही नहीं होगा और ये mg इस ब्लॉक को खींच के ले जाएगा। तो कम से कम इतना नॉर्मल तो आए जिससे कि फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू में लगकर इस mg को बैलेंस कर ले। म्यू की वैल्यू 0.2 टाइम्स n बराबर 5, तो यहाँ से n कितना आ गया 5/0.2, ये हटेगा, एक जीरो आएगा 25, और ये नॉर्मल दीवार का नॉर्मल ही हमारे फोर्स के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ब्लॉक का मोशन हॉरिजॉन्टल में तो हो नहीं पा रहा, तो नॉर्मल के बराबर मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाना पड़ेगा, इट मींस आंसर है 25। सेंटर ऑफ मास पर बेस्ड, या ऐसे बोल सकते हो आप मोमेंटम कंजर्वेशन टाइप का सवाल, टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स ऑफ सेम मास, दिख रहा है यहाँ पर, ये रहा, है ना, कोलिजन से पहले ये रेस्ट पर है, इसकी वेलोसिटी गिवन है, और कोलिजन के बाद का डायग्राम दे रखा है, तो v1 v2 का रेशियो बताना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर देंगे, है ना, हर डायरेक्शन में, तो पहले मैं एक्स डायरेक्शन में कंजर्व कर रहा हूँ, तो इनिशियल मोमेंटम है m इंटू 9, तो इसका दूसरे का जीरो, टक्कर के बाद देखो m v1 cos 30 इसका, m v2 cos 30 दूसरे वाले का, पहली इक्वेशन। y डायरेक्शन में कंजर्व करते हैं, इनिशियली y डायरेक्शन में दोनों का ही मोमेंटम जीरो था, फाइनली m v1/2 प्लस साइन के साथ ऊपर पॉजिटिव मान लेता हूँ, तो दूसरे का नेगेटिव हो जाएगा m v2/2, यहाँ से v1 बराबर v2 आ रहा है, v1 बराबर v2, तो इतनी मेहनत की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, ये तो लिखना ही यहाँ पर समझदारी वाली बात नहीं है, पर कोई बात नहीं, लिख दिया मैंने गलती से, यहीं से आंसर आ जाएगा, है ना, v1 v2 का रेशियो पूछा है ना, तो v1/v2 बना रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ, यहाँ से सीखने वाली बात है कि एक बार अब मैं भी देख लेता कि अगर क्या पूछा है तो शायद जल्दी आंसर आ जाता। चलो 25, करंट इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल सा क्वेश्चन, करंट का फंक्शन दे रखा है चार्ज फ्लोन ड्यूरिंग दिस इंटरवल, तो ये तो सब जानते हैं ना, करंट dq/dt होता है, ये हो गया 20t गिवन है, ये dt को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20t dt प्लस 8t² dt, हर तरफ इंटीग्रेशन मचा दो, टाइम की लिमिट 0 से 15 डाल दो, अपने आप इसके करस्पॉन्डिंग टोटल चार्ज आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा ये ना, कोई बहुत टफ कैलकुलेशन नहीं है, कर ही देता हूँ, नहीं तो आप लोग सोचोगे कि यार पहले तो बोला था कि स्टूडेंट की तरह सॉल्व करेंगे, अब ये टीचर की तरह सॉल्व कर रहे हैं, सही बात है, 0 से 15 तक, ठीक है, ये 10 टाइम्स कट जाएगा, अपर लिमिट, तो 10 5 का स्क्वायर 25 प्लस 8/3, और एक सेकेंड 15 का था वो स्क्वायर, ये 15 था ना, तो 10 टाइम्स 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8/3 225 इंटू 15, सही है, तो यहाँ से 225 बाहर ले लेते हैं, 10 प्लस 15 5 75 15 6 120/3 मतलब 40, तो ये हो गया 50 इंटू 50, अब तो कर लो यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फ्लूइड मैकेनिक्स पर बेस्ड, हाइड्रोलिक लिफ्ट पर बेस्ड, लिखा हुआ है, इसको देख के बोल रहा हूँ, ये रहा, 100 kg ब्लॉक कैन बी लिफ्ट अप बाय प्लेसिंग ए मास m ऑन ए पिस्टन, तो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए हाइड्रोलिक लिफ्ट का, इस तरह की एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें इधर एक पिस्टन, इधर एक पिस्टन, यहाँ पर फ्लूइड भरा हुआ होता है, इसमें क्या करते हैं, एक तरफ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काफी कम रखते हैं, एक तरफ का बहुत ज्यादा रखते हैं, तो ये बोल रहे हैं कि 100 kg का ब्लॉक, यहाँ पर हमने क्या करा, 100 kg का ब्लॉक रखा, तो अच्छा यहाँ नहीं रखा, सॉरी, हमने यहाँ पर 100 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, और उसको लिफ्ट अप कर सकते हैं हम एक मास m यहाँ डालते हुए, इसमें क्या करते हैं, छोटे वाले क्रॉस सेक्शन पर हल्का सा भी मास डालूंगा ना, तो इसके ठीक नीचे यहाँ पर प्रेशर में इंक्रीमेंट काफी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम है ना,
तो वो काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीमेंट प्रेशर का, ये प्रेशर का इंक्रीमेंट जितना यहाँ पर होगा उतना यहाँ पर भी होगा, सेम लेवल पर एक जैसा होता है। तो वो यहाँ से ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाने से ये ब्लॉक लिफ्ट अप हो जाता है। ठीक है, तो क्या इक्वेशन बनेगी, मान लेते हैं छोटा वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, बड़ा वाला कैपिटल ए। इस पॉइंट का प्रेशर अगर मैं लिखूं तो ऐसे लिखूंगा ना, बाहर का मान लो पी एटीएम है, तो उस एम जी इसका जो वेट होगा बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इतना प्रेशर ज़्यादा होगा, है ना। तो इस पॉइंट का प्रेशर आ गया पी एटीएम प्लस एम जी बाय, और उतना ही प्रेशर यहाँ भी होना चाहिए इस पॉइंट पर, यहाँ पर, वहाँ भी ऐसे लिखूंगा। तो पी एटीएम प्लस वहाँ का मास कैपिटल एम मान लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल है, ये उड़ा दो, जी से जी काट दो, रिलेशन मेरे पास क्या आ गया, स्मॉल एम इक्वल्स टू ए बाई ए टाइम्स कैपिटल एम। अब वैल्यू पुट करते हैं ना, तो देखो स्मॉल एम मास रखा हमने, ए बाई ए एज इट इज रखते हैं, कैपिटल एम जिसको हमको उठाना है ऊपर वो 100 kg था। अब क्या बोल रहे हैं, डायमीटर ऑफ पिस्टन प्लेस्ड एट वन एंड इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स एंड दैट ऑफ सेकंड पिस्टन इज डिक्रीज बाय 4 टाइम्स। ठीक है, हमने एक तरफ की पिस्टन की डायमीटर या रेडियस को 4 गुना कर दिया, दूसरी तरफ 4 गुना कम कर दिया। तो जैसे यहाँ की बात करूं, यहाँ हमने डायमीटर को 4 गुना कर दिया, रेडियस को 4 गुना करेंगे तो पाई आर स्क्वायर से 16 टाइम्स एरिया हो जाएगा। तो यहाँ का एरिया कितना हो गया, 16 है, और यहाँ का एरिया 16 टाइम्स कम हो जाएगा, ए बाय 16। इसमें देखो आप, ये पहले ए था, ए बाय 16 हो गया, नीचे वाला पहले ए था, अब वो 16 टाइम्स ए हो गया, इक्वल्स टू, इधर एम डैश बोल देता हूँ, इधर एक बार एम डैश बोल देता हूँ, देखते हैं क्या लिखा हुआ आगे। नाउ सेम मास एम इज प्लेस्ड, हम उतना ही मास रख रहे हैं एम, तो कितना मास हम इस बार उठा सकते हैं, कैपिटल एम मान लेते हैं, इन दोनों एम को इक्वेट कर दो, तो 100 ए बाय ए, ये पहले था स्मॉल एम, बाद में है ए बाय ए, नीचे आ रहा है 16 इंटू 16 टाइम्स एम डैश, ए बाय ए उड़ा दो, यहाँ से एम डैश की वैल्यू आ गई 16 इंटू 16 इंटू 100, तो 256 तो ये हो गया, इंटू 100 हो गया, तो आंसर आ गया इतना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेविटेशन केपलर्स लॉ पर भी बेस नहीं बोलूंगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। दो प्लैनेट्स का टाइम पीरियड का रेशियो दे रखा है, इससे सिंपल क्वेश्चन तो मुझे नहीं लग सकता, मुझे नहीं लगता कभी पूछा जाएगा, इस सदी का सबसे सिंपल क्वेश्चन मान सकते हो इसका। टी क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा, तो T1 बाई T2 जो होगा, T1 बाई T2 वो ओमेगा का उल्टा रेशियो हो जाएगा, ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1। तो देखो T1 बाई T2 1/8 है, तो ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 उसका उल्टा हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा आंसर। ये तो मतलब सही में हद कर दी जिसने भी बनाया सवाल। 28 में लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपेगेटिंग इन मीडियम जिसका म्यू आर एप्सिलॉन आर गिवन है, ये भी बहुत सिंपल सवाल। हमको उस मीडियम में लाइट की स्पीड निकालनी है, वापस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में फॉर्मूला बताते हैं, म्यू नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, म्यू आर गिवन है, एप्सिलॉन आर गिवन है, दोनों 2 हैं, इसको भी 2 पुट कर दो, इसको 2 पुट कर दो, तो ये 1/2 बाहर आ गया, क्या बचा 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये तो जानते हैं लाइट की स्पीड वैक्यूम में होती है सी, तो आंसर है c/2, सी मतलब 3 इंटू 10⁸ और बाय 2, इसको ये बोल रहे हैं कितना, x इंटू 10⁷, यहाँ से उड़ा दो, एक 10 आएगा तो x की वैल्यू 15 हो जाएगी। हो गया सवाल, आगे बढ़े। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पर बेस्ड क्या सवाल पूछा है इन्होंने, करियर सिग्नल दे रखा है इन्होंने, की इक्वेशन दे रखी है ना, जिसको जिसमें मॉड्यूलेशन करना है उसकी सिग्नल दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है। ये बोल रहे हैं परसेंटेज मॉड्यूलेशन इंडेक्स, एम बताना है परसेंटेज में, तो ये तो फॉर्मूला बेस्ड है, ए एम बाई ए सी इंटू 100 करना है बस। ए एम कितना है 20, ए सी कितना है 80, इंटू 100 कर दो, कितना आ गया 25%। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। लास्ट क्वेश्चन देखें, एसी सीरीज आरएलसी सर्किट है जिसमें आर की वैल्यू गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, इंडक्टेंस गिवन है, फिर से बहुत बकवास सवाल, क्वालिटी फैक्टर पूछा है। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एक्सएल बाय आर, या इसी को एक्सी बाय आर बोल सकते हैं, क्योंकि एक्सएल एक्सी बराबर होते हैं रेजोनेंस की कंडीशन में, बस वैल्यू पुट करना है आपको। एक्सएल है ओमेगा एल और आर तो आर, ओमेगा 2 पाई एफ, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2 इंटू पाई इंटू एफ है 10 मेगा हर्ट्ज, ठीक है, एल है 2 इंटू 10⁻⁻4, सही बात है, और आर है 6.28। थोड़ी सी कलाकारी इन्होंने बस ये दिखाई है कि इसको 3.14 रखना पड़ेगा, फिर 2 इंटू 3.14 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और अपना आंसर कितना आ जाएगा देखें, 2 ये वाला 2 और 10⁻7 10⁻⁻4 10⁻3, ये आना चाहिए 2000।